हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु ठाकुर एंड वेलकम टू माय स्टडी डायरीज। तो देखो, मैंने कल आपको करवाई थी बैटल ऑफ बक्सर और आज हम करेंगे इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जितने भी इवेंट्स हुए वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में और वो किस किस के बीच में हुई थी? मीर कासिम, जिन्होंने हेल्प मांगी थी किससे? अवध के जो नवाब थे, रूलर थे, कौन थे? सुजाऊ दौला। ठीक है, और थर्ड वन है शाह आलम टू, जो कि मुगल एम्परर थे। ठीक है, इन तीनों ने मिलके प्लानिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से भगाने की। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो इनके बीच में होती है बैटल ऑफ बक्सर और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है बैटल ऑफ बक्सर को। ठीक है, अब देखो, नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम पावर जो है नॉर्थ इंडिया की, वो आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, अब देखो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है कि बंगाल में फिर से मीर कासिम के बाद नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को। ठीक है, अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, वो खुद नवाब नहीं बनना चाहते थे। अब इंडिया को बोला जाता है, देखो, सोने की चिड़िया। ठीक है, वहाँ इंडिया में बहुत सारा उस टाइम पैसा होता था। ठीक है, बहुत सारी गोल्ड होता था, तो वो एक टाइप से इंडिया को लूटना चाहते थे। वो यहाँ पे आके गवर्नर या यहाँ के नवाब नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि अपना फ़ायदा निकालते थे, किसके थ्रू? नवाब के थ्रू। नवाब को अपने अंडर रख के, उनको अपना पपेट बना के, तो वो फ़ायदा उठाते थे नवाब से। ठीक है, तो वो मीर जाफ़र को नवाब बनाते हैं फिर से बंगाल का। और इसके पीछे का रीज़न क्या था कि मीर जाफ़र बदले में उनको बहुत सारा फ़ायदा देते हैं, जैसे कि वो कुछ विलेजेस जो हैं, ठीक है, कुछ विलेजेस की ज़िम्मेदारी उनको दे देते हैं और मेंटेनेंस, उनकी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए भी कुछ विलेजेस उनको दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे ज़िम्मेदारी भी कलेक्ट वही करेंगे। ठीक है, यानी कि वो टैक्स जो है उन विलेजेस से वो कौन कलेक्ट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो, ज़मींदारी तो मीर जाफ़र देते हैं, साथ में ही वॉज फोर्स टू ₹5 लाख एवरी मंथ टू कंपनी। अब मीर जाफ़र को बदले में एज अ गिफ्ट उनको 5 लाख रुपीज़ देते थे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर मंथ। ठीक है, अब देखो, आज के टाइम पे तो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ भी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सोचो 1765 के आसपास, तो ये 5 लाख रुपीज़ पर मंथ देना मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट देना, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि बहुत सारा पैसा है बंगाल के नवाब्स के पास। ठीक है, तो वो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफ़र। अब देखो, मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है 1765 में। ठीक है, अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो कंपनी का मूड था वो चेंज हो जाता है और कंपनी डिसाइड करती है कि अब कोई और नवाब नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर कोई नवाब बनेगा तो वो खुद ब्रिटिशर्स बनेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि वो उनको क्या करना है। ठीक है, तो देखो, 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1765 में वापस आ जाते हैं इंडिया। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रिटी साइन करते हैं, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, ये किस किस के बीच में साइन होती है? शाह आलम टू और सुजाउदौला के साथ। अब शाह आलम टू कौन थे? शाह आलम टू थे मुगल एम्परर, जिन्होंने किसका सपोर्ट किया था? मीर कासिम का सपोर्ट किया था बैटल ऑफ बक्सर में। और सुजाउदौला जो कि अवध के नवाब थे, उन दोनों के साथ ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन करते हैं। अब ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन होती है 16 अगस्त 1765 को। और किसके साथ होती है? रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो 1765 में वापस आते हैं इंडिया और ये ट्रिटीज साइन करते हैं। एक तो शाह आलम टू के साथ, जो कि मुगल एम्परर थे, और सेकंड वन इज सुजाउदौला जो कि अवध के नवाब थे। ठीक है, तो शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे, वो इस ट्रिटी में किस चीज़ के लिए एग्रीड होते हैं वो हम देखते हैं। तो वो एग्री होते हैं, इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, इसमें शाह आलम टू को रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं कि आपको एक फरमान इशू करना पड़ेगा और उस फरमान में दीवानी राइट्स देना पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेंगे। यानी कि अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं?
देखो पहले तो जमींदारी सिस्टम था जहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दीवानी राइट्स मतलब वो टैक्स तो कलेक्ट करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, साथ में वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस भी हैंडल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो फरमान इशू करने को बोला गया शाह आलम II को, ये क्यों बोला गया? क्योंकि बंगाल, बिहार वगैरह तो पहले ही बैटल ऑफ बक्सर के बाद किसके कंट्रोल में आ गए थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो देखो जनता जो थी वो किसकी बात को ज़्यादा वैल्यू करेगी? वो करेगी एम्परर की बात को ज़्यादा वैल्यू, और एम्परर थे शाह आलम II। तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो शाह आलम II को ये बोलते हैं कि आपको ये फरमान इशू करना पड़ेगा जिसमें आप हमें दीवानी राइट्स देंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और बदले में इन रिटर्न ऑफ दिस राइट द कंपनी गेव एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख रुपीज़ टू दी मुगल्स। ठीक है, और बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपको क्या देगी? शाह आलम II जो कि एम्परर थे उनको देगी 26 लाख रुपीज़ पर ईयर, यानी कि एनुअल ट्रिब्यूट आपको दिया जाएगा 26 लाख रुपीज़। ठीक है, अब शाह आलम II इस चीज़ के लिए एग्रीड कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे 26 लाख रुपीज़ देना और मैं आपको दीवानी राइट्स दूंगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और देखो शाह आलम II को हराने के बाद बैटल ऑफ बक्सर में कोरा और इलाहाबाद के जो एरिया हैं वो दे दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ये जो कोरा और इलाहाबाद थे ना, ये सुजाउद्दौला के पास थे, उससे लेके इनको किसको दे दिया जाता है? शाह आलम II को। ठीक है, अब देखिए सुजाउद्दौला जो हैं उनके साथ ये इस ट्रीटी में क्या चीज़ें जो हैं वो साइन होती हैं। तो देखो इस ट्रीटी में सुजाउद्दौला को बोला जाता है कि हम आपको अवध जो है वो वापस कर देंगे। देखो पहले सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध किसके कंट्रोल में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। तो इनको सुजाउद्दौला को बोला जाता है कि हम आपको अवध जो है वो वापस कर देंगे, लेकिन बदले में आपको हमें इलाहाबाद और कोरा जो है वो देना पड़ेंगे। ठीक है, तो सुजाउद्दौला इलाहाबाद एंड कोरा दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद एंड कोरा किसको देती है? हमने देखा अभी जब शाह आलम II के बारे में हमने पढ़ा कि इलाहाबाद और कोरा किसको दे दिया जाता है? शाह आलम II को। यानी कि सुजाउद्दौला से इलाहाबाद एंड कोरा ले लिया जाता है बाय ईस्ट इंडिया कंपनी और उसको दे दिया जाता है शाह आलम II को। ठीक है, और अवध जो है वो वापस मिल जाता है सुजाउद्दौला को। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया क्लियर। और सेकंड वन इज नवाब ऑफ अवध पेड 53 लाख रुपीज़ ऑफ वॉर इंडेमनिटी टू दी ब्रिटिश। अब देखो कि नवाब जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, उनको बोला जाता है कि आप हमें 56 लाख रुपीज़ पे करिए, क्योंकि ये जो वॉर हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, इसमें जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉर आपकी वजह से हुई। ठीक है, तो हमारा इस वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो उसका जो पेमेंट है वो आपको भरना पड़ेगी। तो इसमें सुजाउद्दौला जो हैं वो 53 लाख रुपीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स को देते हैं इस वॉर में जितना भी उनका नुकसान हुआ था। ठीक है, और कंपनी प्रॉमिस करती है टू सपोर्ट द नवाब अगेंस्ट एन आउटसाइड अटैक प्रोवाइडेड ही पेड फॉर द सर्विसेज ऑफ द ट्रूप्स सेंट टू हिज एड। दिस अलायंस मेड द नवाब डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। अब देखो इस पॉइंट में क्या बोला गया कि जो कंपनी है, एक तो कंपनी ने पहले बोला कि अवध जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आप इलाहाबाद एंड कोरा जो है वो हमें दे दीजिए, और बदले में उनसे 53 लाख रुपीज़ लिए कि ये जो वॉर थी इसमें हमारा नुकसान हुआ तो आपको पेमेंट करना पड़ेगी। ठीक है, वो भी सुजाउद्दौला जो है वो एग्री कर जाते हैं। और लास्ट पॉइंट देखो, कंपनी बोलती है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, नवाब को बोलती है कि जब भी अवध में कोई अटैक होगा किसी आउटसाइडर के थ्रू, तब हम हमारी आर्मी जो है, जो हमारा ट्रूप है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारी आर्मी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी आउटसाइडर से। ठीक है, लेकिन हमारी आर्मी में जितना भी खर्चा होगा उसको पे कौन करेगा?
नवाब ऑफ अवध। या अब देखो, अवध को प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो आएगी, ठीक है, आउटसाइडर से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उस आर्मी का जितना भी खर्चा होगा उसकी मेंटेनेंस का, वो सारा कौन उठाएगा? नवाब ऑफ अवध। अब इस केस में क्या होता है, ये अलायंस की वजह से नवाब किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है? कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो देखिए, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद का। तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 16 अगस्त 1765 को, जब रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इंग्लैंड से वापस आ गए। अब रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम II को बोलते हैं कि आप एक फरमान इशू करिए और उस फरमान में दीवानी राइट्स दे दीजिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और शाह आलम II जो है वो फरमान इशू कर देते हैं और दीवानी राइट्स भी दे देते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उनको एनुअल पेमेंट करेगी 26 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जो इलाहाबाद और कोरा का एरिया था वो भी दे दिया जाता है शाह आलम II को। और ये जो इलाहाबाद और कोरा वाला जो एरिया था वो किससे लिया जाता है? शुजाउद्दौला से, ठीक है। और शुजाउद्दौला को बोला जाता है कि हम आपको अवध जो है वो वापस कर देंगे, ठीक है। अब अवध का एरिया वापस कर दिया जाता है शुजाउद्दौला को, और बदले में उनसे 56 लाख रुपीज़ लिए जाते हैं बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्यों लिए जाते हैं? जितना भी बैटल ऑफ बक्सर में नुकसान हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी भरपाई करने के लिए, ठीक है। तो वो 53 लाख रुपीज़ जो है वो पे कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कंपनी जो है वो प्रॉमिस करती है शुजाउद्दौला को, क्या प्रॉमिस करती है? कि जब भी अवध में कोई अटैक होगा किसी आउटसाइडर के थ्रू, तब हम आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे अपनी आर्मी, ठीक है। यानी कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो हम आपको भेजेंगे हेल्प करने के लिए। उनका सारा खर्चा जो है उनकी सर्विसेज का, वो कौन उठाएगा? शुजाउद्दौला उठाएंगे, ठीक है। अब जब भी कभी आउटसाइड अटैक अवध में किया जाएगा, तो उस अटैक के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी जो है वो हेल्प करने के लिए भेजेगी अवध की, और उसकी जितना भी खर्चा होगा आर्मी का वो उठाएगा नवाब ऑफ अवध। तो देखो, इससे क्या हुआ? नवाब ऑफ अवध जो था वो डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। अब शुजाउद्दौला टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं कंपनी के ऊपर, और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या होने वाला था? और फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि ऐसे ही तो नवाब ये चाहते थे इंडिया में जो उनके अकॉर्डिंग जो हैं सब कुछ करे। अब देखो, एक टाइप से कंट्रोल जो था इंडिया में वो टोटली किसका हुआ? टोटल कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इसके बाद क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पैसा जो है वो पानी की तरह बहना स्टार्ट हो जाता है। और इंडिया से कहाँ जाता है सारा पैसा? इंग्लैंड, ठीक है। अब देखो, जब 1600 के आसपास जब इंग्लैंड से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब ये क्या करते थे? इंग्लैंड से पैसा लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे उस पैसे के बदले में कुछ स्पाइसेस का ट्रेड करेंगे। जितनी भी चीज़ों का इन्होंने जो ट्रेड करना था वो स्टार्ट करते थे। लेकिन अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होना स्टार्ट हो गया कि इनको पैसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इंडिया का ही पैसा यूज़ कर रहे थे हर चीज़ के लिए, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आर्मी के लिए हो, चाहे वो खुद के अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चा हो, ठीक है। तो यानी कि वो आर्मी के लिए भी इंडिया का पैसा यूज़ कर रहे थे और अपने ट्रेड पर्पस के लिए भी इंडिया का ही पैसा यूज़ कर रहे थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो वो हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था इंडिया को। सो आई होप कि आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।